आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। बच्चे की नफ्सियात के बारे में बहुत सी दलीलें एक दूसरे के मुतज़ाद भी मिलती हैं कि ये बच्चा काम करता है या नहीं करता। तो मेरा इससे कोई ऐसा तारुफ़ नहीं था और मैं साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था जितना कि मेरे हमसफ़र जानते थे। मेरा ये वाक़या 1952 का है और ये मुझे शहज़ाद की फ़रमाइश पर फिर याद आ रहा है। बहुत देर की बात है। मैं 1952 में मुल्क रूम में था। रूम यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता था और साथ-साथ फ्रांसीसी और इतालवी भी पढ़ाता था। वहाँ पर हमारा एक दोस्त था मसूदी रियाक। वो बहुत अच्छा मुसव्विर था। मेरी बहुत अच्छे से मुराद ये है कि इसकी तस्वीरें गाहे-बगाहे बिक जाती थीं और वो हमारा दोस्त था। तो इसके साथ इधर अल्ले-तल्ले करने में रूम में घूम फिर लेता था। वो अच्छा शरीफ आदमी था। हमें बहुत आसानी होती थी क्योंकि इसके पास कुछ पैसे होते थे। हम 3 दोस्त थे रियाक, मैं और एक हरीचंद जो हिंदुस्तान का था। हम इस ताड़ में रहते थे कि कोई अच्छा-सा मौका हमें ऐसा मिले कि जहाँ हम पैसे खर्चे बगैर घूम सकें और इससे पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि पता नहीं कितनी देर यूरोप में रहना है, तो इन दिनों 31 दिसंबर 1952 को रियाक की एक तस्वीर बिक गई। तो इसने कहा मैं तुम्हारी दावत करूँगा, जहाँ पर एम्बेसीज़ हैं, बहुत कीमती सड़क है। जैसे हमारे यहाँ शायरा कायद-ए-आज़म है, इस रेस्टोरेंट में जिसका नाम अली बाबा 40 चोर थे और वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, एक बेसमेंट में। रेस्टोरेंट में बहुत खूबसूरत 40 मर्तबान थे, सतूनों की जगह बने हुए थे और इसके ऊपर छत उठाई हुई थी और इसके अंदर ऑर्केस्ट्रा बड़ा खूबसूरत बजता था। हमारी खुशकिस्मती कि वहाँ आम तौर पर एक्टर लोग ज़्यादा जाते थे। आम आदमी की वहाँ इतनी पहुँच नहीं थी कि वहाँ पहुँच सकता। और ये जो हमारा एंथोनी कॉइन था, इसको वहाँ आने का बहुत शौक था। एंथोनी कॉइन की एक बड़ी अजीबो-गरीब आदत थी कि औरतों जैसा मज़ाज था उसका। हर वक़्त साथ एक शीशा रखता था। 2 मिनट बाद निकाल के थोड़ी लिपस्टिक लगाता था। इतना नाज़ुक मिज़ाज और यूँ करके बाल। एंथोनी क्वीन से हम बहुत मुतासिर थे। वहाँ के लोग भी मुतासिर थे और फिर उससे वहाँ मिलना हुआ। इन्हीं दिनों मशरक़ी पाकिस्तान के रबीउद्दीन वहाँ पर फ़िल्म डायरेक्शन की कुछ तालीम लेने आ गए। हमारी इवनिंग क्लासेस होती थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा 6 महीने का कोर्स है, इसमें आपको पता चल जाएगा ड्रामा कैसे लिखा जाता है, लाइटिंग कैसे की जाती है। तो चीनी चित्ता हम जाने लगे। हमारे जो उस्ताद थे, प्रिंसिपल थे, रेक्टर थे, वो थे विक्टोरिया डेसिका। इसकी एक बहुत मशहूर बाईसाइकिल थी। तो डेसिका साहब के सामने ज़ानवाए तालीम तय किया, लेकिन हम डेसिका साहब से ना तो इतना डरते थे क्योंकि इनका मिजाज अच्छा ना था और ना इनसे इतना ज़्यादा मुतासिर थे जितना इन एक्टरों से जिनका पैंतरा और तरह का था। तो एक दफ़ा उन्होंने हमसे क्लास में सवाल पूछा, भाई बताओ सबसे ज़्यादा मुश्किल रोल कौन सा है जो एक्टर कर सकता है? मुझे बात याद आ गई। हम सब ने हाथ खड़े किए। तकरीबन लड़के लड़कियों का मुश्तरका जवाब था कि हिंच बैक ऑफ टॉटरेडम बहुत मुश्किल रोल है। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, दुनिया में सबसे आसान रोल हिंच बैक ऑफ नास्टरडम का रोल है, क्योंकि टूटी हुई नाक, गंदी शक्ल, बदनसीब आदमी, सारी हमदर्दियाँ इसके साथ, वो रोल तो कोई भी कर सकता है। वो तो सबसे आसान है। हिंच बैक ऑफ नोट्रेडम अगर किसी ने किया तो आप उसे बड़ा एक्टर ना माने। मुश्किल तरीन रोल ये है कि आम घराने का एक आम बाप है, टोपी उतार के रखता है, छतरी पकड़ के रखता है, दफ्तर से आता है, फिर इसको अपना रोल करना है। जो सबसे मुश्किल है, वो क्या करे, इसके पास कोई सहारा नहीं। ये बात दूसरी तरफ चली गई तो हम चले गए अली बाबा 40 स्टोर वाले रेस्टोरेंट में। 31 दिसंबर की रात मैं तुम्हारी वहाँ लगवाऊंगा और तुम देखोगे कि दिन किस तरह तुलू होता है और साल किस तरह ख़त्म होता है। क्या क्या हंगामे होते हैं। हम बड़े खुश थे। हम वहाँ चले गए तो जाके जब देखा तो छमा छम बैंड बाजे बज रहे थे। दुनिया जहाँ के एक्टर एक्ट्रेस आए हुए थे, सारे तकरीबन वहाँ पर मौजूद थे और वो बड़ा अच्छा ज़माना था जब पोस्ट वासल में इटली की बन रही थी इमारतें। जब वहाँ गए तो वहाँ स्टेज के ऊपर ब्लैक नेग्रो थे। इस ज़माने में ब्लैक ड्रमर का बहुत रवाज था, अब नहीं रहा। बीट बहुत प्यारी थी, हर एक का नाचने को दिल कर रहा था। अचानक रियाक उठा। हम समझे शायद कोई अपनी चीज़ ड्रिंक, कोई सिगरेट लेने गया है। जाकर उनसे मिला म्यूज़ियम वालों से। फिर लौटकर वापस आया तो अचानक एक ऐलान हुआ, सेन्योरी सेन्योरी बोनीज़ा चे ओन कांतन ते पाकिस्तान वातरी दी नसराली। मैं तो यही समझा कि हमारे दरमियान कोई पाकिस्तानी मौजूद है जो बड़ा अच्छा गाना बजाता है। मैंने कहा शायद होगा। मैं थोड़ा सा कांपा भी। आला ए ई प्रोफेसर आला ओनेस्टी जावी रोमासो ओनामे। कागज उठाया, इशफाक अहमद।
जब उन्होंने कहा तो मेरी जान अज़ाब में आ गई। मुझे गाने का पता ही नहीं था। क्या है, शायद अब याद हो। अब ये वहाँ नहीं हो सकता था कि मेरा गला ख़राब है, यूँ है, वो है, मैं नहीं आ सकता। ये हो ही नहीं सकता था कि बुरा लगता है। या अल्लाह, मुझे कुछ ऐसी बात याद दिला दे कि मैं क्या गाता। हमें लपे आती है दुआ बन के, वो इस ड्रमर पर बजा नहीं सकते थे। कुछ म्यूज़िक नहीं बज सकता था। फिर डांस, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाँव का रहने वाला था और हमारे सिख इलाके में वो बोलियाँ बहुत चलती थीं। मैं अपनी कुर्सी से स्टेज पर जाते हुए सोचता गया, या अल्लाह मैं क्या करूँ। अचानक एक बोली याद आ गई, शायद यही कुछ काम दे जाए। स्टेज पर पहुँच गया तो स्टेज फ़ियर ख़त्म हो गया। कुछ पहले भी रेडियो की दुनिया से ताल्लुक़ था मेरा। वहाँ पहुँच गया, अपने कान पर हाथ रखा, स्टाइल जो अपना होता है। मैंने कहा, बोदी वाला चढ़िया कार कार हूँ, वो चारा केड़ा इतना माँ प्यार लाया रूप हनेड़ा, हज़ारा भेड़ियाँ चार दियाँ, बेकदरां दियाँ नारियाँ भेड़ां चार दियाँ। जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने लहर उठा ली, जनाब इधर से जम्च कदर शुरू हो गए। मुझे खाली यही बात याद आ रहा था, इसके सिवा कोई नहीं आ रहा। मैं ये गाता रहा आधा घंटे तक। अब वंस मोर शुरू हो गया। मैं वहाँ का हीरो बन गया। अच्छे अच्छे गाने वाले आए हुए थे, नामवर गाने वाले पीछे हो गए। उन्होंने कहा, नहीं सेन्योरे नहीं, इशफाक अहमद दी नहीं वे दे नाल तरोलो आला गुसार। मैंने कहा, जी बस मेरा इतना ही गाना था। अब जब मैं बैठ गया तो मैंने कहा, तुमसे मैं बाद में बदला लूँगा। अब चूंकि मुझे अपनी शिक्षक मिल रही थी तो लोग आ गए मुझसे दस्तखत करवाने, ऑटोग्राफ के लिए। मैं इसको दे रहा था, उसको दे रहा था। इशफाक अहमद, मैं जिस मेज़ पर बैठा हूँ वहाँ पर एक बहुत मुअज़्ज़ज़ चौधरी बना हुआ था। दूर एक मेज़ थी, इस पर एक नहायत ग्रेसफुल खातून थी, अकेली चुपचाप बैठी हुई। उन्होंने पलट कर ऐसे मेरी तरफ देखा तो मेरी बिल्कुल सीटी गुम हो गई। यानी इसका कुछ ऐसा चार्म था, इसकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी थी। मैं इसके पास बादब चला गया। इसने कहा, सी कम था। मैं बैठ गया तो इसने कहा, गिव मी साइन, मुझे भी ऑटोग्राफ दे। मैंने इस पर लिखा, खिदमत मलिका आलिया इंगर्ड बर्गमान, और नीचे अपना नाम लिखा। अब इसके बाद वो अंग्रेज़ी में पूछती है, व्हाट यू हैव रिटन। तो मैंने कहा, आई हैव रिटन योर नेम। और ये मुझे बड़ी आरज़ू थी। मैं खुद इसलिए उठकर आ गया था कि इतने करीब से इतनी बड़ी आर्टिस्ट को देखने की हसरत थी। तो आपकी खिदमत में आ गया। वो कहने लगी, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा, सैन्योरे बेटो रेसलिनी से भी मिलने को मेरा बड़ा जी चाहता है। वो इसके खावन थे। तो इसने अपना कार्ड देते हुए कहा, मुझे रिंग करें, मैं आपको वक़्त दूंगी फ़लाँ दिन, और फिर आप आएँ। तो मैंने वहाँ से आकर सबको बता दिया। एक दिन मैंने टेलीफ़ोन किया, इसने कहा, आप आएँ और दोपहर का खाना हमारे साथ खाएँ। रसेलिनी, बावजूद इसके कि वो सेट पर होंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि मैं आ जाऊँगा और खाना इकट्ठे खाएँगे। दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ फैमिली यूनियन। हम तुमको एक घर का ही बंदा समझते हैं। मैंने कहा, आई एम ऑनर्ड, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है। चलो जी, मैं वहाँ पहुँचा, कार्ड चलाता। पोलियन इसे कहते थे। पोलियन के मानी है चूहिया, चूहिया कार्ड। साबुनदानी तो आप लोगों ने यहाँ नाम रखा हुआ है, इसको तो पोलियन चूहिया कार्ड कहते हैं। पोलिनो में वहाँ पहुँचा, विला कोई रूम से 21-22 किलोमीटर के फासले पर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा ख्याल था कि अमीर लोग हैं, अच्छा खासा बड़ा घर होगा। लेकिन जी वो तो इतना बड़ा घर था और इतने एकड़ पर फैला हुआ था कि मेरी सीट ही गुम हुई इसको देख के। बाहर खड़े दरबान ने पूछा, आपको किससे मिलना है। सिनोरियो पाकिस्तान, मैंने कहा। कहने लगा, सी कमांदा। इसने वहाँ से टेलीफोन किया, अंदर से कहा गया, हाँ बड़ा गेट खोल दो, आने दो अंदर। अब जब मैंने वहाँ बड़ा गेट खोलकर छोटी कार अंदर दाखिल की तो ये ज़िंदगी की शर्मनाकियों में से एक थी। उन्होंने घर बड़ा दरवाज़ा खोला कि कोई मिलने वाला है तो इसमें चुहिया जा रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, या अल्लाह, ये ऐसी कार काश इस वक्त के लिए एक और बड़ी मिल जाती, कम अज़ कम लिमोसिन होती। मैंने जाके इसको रोका। इस चौकीदार ने कहा, अभी आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, आगे आपको एक और बर्ग अंदाज मिलेगा, बावर्दी, वो आपको ले जाएगा। तो मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैं पैदल चलता रहा पटरी के ऊपर। दोनों तरफ बहुत खूबसूरत लॉन थे। आगे गए तो एक और बावर्दी आदमी मिला। इसने बड़े अदब से सलाम किया। इसने कहा, आइए मेरे साथ। वो लेके चला एक बरामदा बड़ा खूबसूरत, और इसके ऊपर बेलें लटकी हुई। इसने वहाँ जाकर कहा, मेरी हाथ यहाँ ख़त्म होती है, अब आप एक और साहब के साथ चले जाएं। एक और साहब जो कि औरत और मर्द थे, तो मैं इनको ग्रीट करके इनके साथ चला। उन्होंने कहा, मैडम बहुत खुश थी, सबको बताया था कि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है। मैं आगे चला गया। जाकर एक बड़े हाल में उन्होंने मुझे, खातून ने, इस मर्द ने बिठा दिया। एक लंबी सी मेज़ थी,
काली स्याह रंग की, और इसके ऊपर मैं अकेला बैठा था। तो उन्होंने कहा, हमने मैडम को अनाउंस कर दिया है, वो आती होंगी। मैंने कहा, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा, वो माजरत कर रही हैं कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बैठे बैठे मुझे कोई मुश्किल से 4-5 मिनट हुए होंगे और थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। वहाँ सीढ़ियाँ थी 8-10। वहाँ से टप टप करता एक लड़का, जिसने नीली निकर पहनी हुई थी, काले से बूट और कितने सारे बटनों वाली एक जैकेट सी पहनी हुई थी, वो नीचे उतरा। लड़का कोई 7-8 साल का था। नीचे उतरा, खटखट करता मुझ तक पहुंचा। मैंने इसको मुस्कुराकर कहा, बेंजो जी। इसने कोई जवाब ना दिया और सीधा मेरे पास आकर खड़ा होकर गौर से मेरी शक्ल देखने लगा। और मैं बड़ा इंप्रेस हो रहा था। मैंने इसको कहा, हाउ आर यू, यू बिलोंग टू अ रिच क्लास। इसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। फिर इसने कोहनी रखकर मेज़ के ऊपर, जहाँ मैं था, ऐसे मेरी शक्ल देखी। अब एक आदमी का चेहरा इतना करीब हो, इस एंगल पर हो, बड़ी परेशानी का बायस बनता है। उस ज़माने में मैंने थोड़ी थोड़ी मूछें रखी हुई थी। एक आर्टिस्ट था डाली, वो अपनी मूछों को मोम लगाकर ज़रा ऊंची रखता था। मैंने भी डाली के फैशन में मूछें ऊपर की हुई थी। तो जब इसने चेहरा करीब किया तो वो मेरे बहुत नज़दीक आ गया। सीधे खड़े होके इसने मेरी एक मूछ को पकड़ा और ज़ोर से खींचा। मेरा होंठ सारा ऊपर को खिंच गया और दूसरे हाथ से इसने तड़ाक से एक चमाट दिया मेरे, इतने ज़ोर का कि मेरा ये सारा होंठ नीचे गिर गया। मैं क्या कर सकता था। एक मुलाजिम आ गया और मुझे आके कहने लगा, ये रेसलिनी का बड़ा बेटा है और मैडम का बड़ा लाडला बच्चा है। मैंने कहा, हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। थप्पड़ मार के ज़ोर से वो भाग गया कहीं खेलने, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा, या अल्लाह, जितनी खुशबूश में आया था, जितना मेरा दबदबा था, जो कुछ मैंने सुना था, ये क्या हुआ मेरे साथ। खैर रंज तो हुआ, आज तक है कि ये हो क्या गया मेरे साथ। वो चला गया और मैं बैठा रहा। इतने में मैडम आ गई और माजरत करने लगी, मुझे कुछ काम था। मैंने अभी रेसलिनी को फ़ोन किया है। इसने कहा, मेरा आखिरी शॉट रह गया है, आई होप बिल्कुल ठीक हो जाए, जब तक हम बैठ कर बातें करेंगे। कहने लगी, वुड यू लाइक आउटसाइड। मैंने कहा, नहीं, अंदर ही ठीक है, अंदर मेरी काफ़ी मुरम्मत हो गई है। मैं दोबारा बाहर जाकर फिर किसी के सामने पेश होऊंगा। तो बैठ के बातें करने लगी। पाकिस्तान के बारे में इसको इतना मालूम था, चूँकि छोटा सा मुल्क है, 2-2.5 साल का है, अभी बना है। मैंने कहा, हाँ हाँ, अभी बना है। इसके बारे में कुछ तफसीलात पूछती रही। इसने खाने को पूछा तो मैंने कहा, आपके शौहर आएंगे तो इसके साथ खाना खाएंगे। वो फिर वो माजरत करके चली गई। इसका एक और टेलीफोन आ गया था। मैडम को टेलीफोन बहुत आते थे। चली गई तो अब मैं बहुत ही कॉन्शियस होकर बैठा हुआ हूँ। या अल्लाह, वो जालिम का बच्चा फिर ना आ जाए। एक डर होता है ना आदमी को कि एक गुमराह है आफत का पर काला। बाद में ये पता चला कि रेस्टोरेंट ने कहा, आप खाना खाएं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं डिले हो गया हूँ, मेरा शार्ट तैयार नहीं हुआ, तो मैं फिर इशफाक से ज़रूर मिलूंगा, ये बात तय है। फिर इसने कहा, वुड यू लाइक। मैंने कहा, जैसा कहीं, ठीक है। वो डोंगे लेकर आने लगी। इसके मुलाजिम बावर्दी दस्ताने पहने हुए चीज़ें ला रहे थे। मेरी जान पर बनी हुई थी कि वो छुरी कांटे से खाते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कैसे खाना है। जब भी कभी वो आलू मेरे आगे भागता रहता है, पकड़ा नहीं जाता, नहीं आता, तो मैं डरा हुआ हूँ। ऐसी जगह पर ख़ासतौर पर बंदे की बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चीज़ें आ गईं, इतने में वो छोटा आफत का पर काला था। इसकी बजाय फिर एक और निकल आया, 4 साल का छोटा पर काला। तो मैडम ने कहा, ये मेरा छोटा बच्चा है। 2 इनके बेटे थे। तो मैंने कहा, हेलो, हाय, वेरी क्यूट, जैसे कहते हैं। तो वो छोटा आ गया। इसने कुर्सी मेरी तरफ डाल ली और मेरे करीब बैठ गया और मेरे चेहरे को गौर से देखता रहा कि ये क्या चीज़ है, अजीबोगरीब सी, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस किस्म का आदमी है। बावजूद इसके कि दोनों बच्चे बहुत अच्छी तरह इटालियन बोल रहे थे, मैं भी ठीक ठाक बोलता था। बातें हम करते रहे। जब खाना लग गया बड़े तलाई और जली बर्तनों में, तो हमने शोरबा डाल दिया, जो आगाज़ करने वाला शोरबा होता है। तो वो जो छोटा बच्चा था, दूसरा बड़ा उधर बैठ गया, दूसरा भी आ गया। खाना तो खाना था साथ ना। तो छोटे ने क्या किया, वो दही का एक प्याला इसको लेके मेरे शोरबे में डाल दिया और चम्मच लेकर इसमें हिला दिया और अपनी चीज़ कुछ खाने लगा। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, शोरबे में दही पड़ा है, इसमें क्या ख़राबी हो सकती है। मैंने एक आधा चम्मच लिया तो मैडम ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, बच्चे ने मिसबिहेव किया आपके साथ। हम बच्चों को टोकते नहीं हैं, हम इनको नफसियाती तरीक़ों पर पाल रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों को टोका जाए, इनको मना किया जाए, तो इनकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये नई नई तहकीक आई है। हम सारे लोग यूरोप की इस तहकीक पर चल रहे हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे वालिदैन इस मामले में बहुत मुहतात हैं। हम बच्चों को कुछ नहीं कहते। मुलाजिम से कहा कि ये प्लेट उठा दो, इसकी जगह इसने नहीं ला कर रख दी। तो मैंने शोरबा डाला तो इसके बड़े बेटे ने केचप की सारी बोतल प्लेट में उंडेल दी। तो मैंने कहा, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं ज़रा सी चिकन और आलू गोल सी कटे हुए थे वो ले लेता हूँ, वो डाल दिए। तो वो जो बड़ा बैठा था, इसने देखा कि ये बड़े शौक से खाने वाला है। अभी एक ने वाला लिया था तो इसने अपना आलू चढ़ाया फोक के ऊपर और यूं तिलका कर ठक करके, जैसे गलेली होती, फिर नाक के ऊपर। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन कर गया था,
ठंडा ठंड मिर्ची डालकर आलू हो गया। इसने कहा मैं फिर माजरत चाहती हूँ। अगर हम इनको कुछ कहेंगे, मना करेंगे तो इनकी शख्सियत पर असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते बच्चे की शख्सियत ख़राब हो, यूँ आगे चलकर वो बेहतर इंसान बनता है। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। फिर मैंने हाथ ऐसे किए जो भी आदमी प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन हो नहीं सकी। हाथ ऐसे किया तो छोटे ने खड़े होकर मेरे पाँव के ऊपर अपना पाँव बड़े ज़ोर से मारा। इसके नीचे लोहे के वो लगे हुए थे ना नील्स। मेरी चीख निकली खौफनाक किस्म की। मैंने सोचा कि इसलिए यहाँ आ गया था, फ़ख्र लानत भेजो, ये एक्टरों के घर होते हैं। मैं कहाँ पास किया। इतने में रेसलिंग का टेलीफोन आ गया तो मुलाजिम ने आकर ऐलान किया। इसने कपड़ा रखा, टक टक करती ऊपर चली गई। अब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, ऊपर जा रही है, अब जाकर टेलीफोन सुनने लगी है। जब वो टेलीफोन सुन रही होगी, बच्चे दोनों ताक में बैठे थे, मैंने गाली दी कि सूर मैं तेरा गला काट के उतार दूंगा कुत्ते। इस बेचारे ने कभी गाली नहीं सुनी थी। इतनी गंदी गालियाँ जितनी मुझे आती थी, जो कहीं भी नहीं आ सकती थी, तो वो काम किया। इसने ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा था। वो बेचारे डर गए, रंग फाक हो गया। मैंने कहा अगर तुमने आवाज़ निकाली तो कोई इटालियन नहीं, कोई अंग्रेज़ी नहीं, खालिस पंजाबी। जो तू फेरा किया ना, गल वाट के थाली च रख देंगा। और अब चेहरे से पता चल गया और दहशत आ गई इन पर। इतने में अपना फ़ोन सुनकर वापस आ गई। उन्होंने कहा वो फिर माजरत कर रहे हैं, कोशिश में कर रहा हूँ, मौका मुझे अगर मिल जाए तो जाने ना दें, ज्वाइन ज़रूर करूँगा। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। फिर वो खाना खाने लगी। अब दोनों बच्चे भी। हम खाना खाते रहे तो खाने की तरह जब हम इख्तिताम पर पहुँचे तो मैडम ने कहा प्रोफेसर देखें देखें आप ना, अगर बच्चों को डांटा ना जाए तो शख्सियत कैसी होती है, पुरस्कून होती है, किस शराफत से खाना खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, नफ्सियात का अच्छा असूल है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं चूँकि बच्चे में एग्रेशन होता है तो इसको निकालने के लिए तकिया लेकर डंडे के साथ सतून के साथ बांध के पंच मारो। किसी पर लिख दो अम्मा जी, किसी पर लिख दो अब्बा जी। अम्मा पर गुस्सा है तो अम्मा पर, अब्बा पर गुस्सा पाए तो अब्बा पर ठाठा। और इस तरह से एग्रेशन निकल जाता है। ये इनका ख्याल है। चनाचे पूरी एक दहाई से मैं कहूँगा साइकोलॉजी इस बात पर मुसर है कि इनका एग्रेशन निकल जाना चाहिए। माँ बाप के खिलाफ एग्रेशन होता ही है। बेहतर यही है जो तरीका अब ख़ास तौर पर ब्रिटिश साइकोलॉजी में है, ये कहते हैं डांटना पीटना। इसको इसका मुकाम बताना बहुत ज़रूरी है।